Hello, dear students. Hope you are doing great. Let's start our new lecture regarding the solution and the electrochemistry. तो आप सबके पेपर आ चुके हैं। बरसों की मेहनत, अब वो मेहनत जो आपने करी थी, उस मेहनत का कितनी मेहनत आपने करी है, उस मेहनत का रंग दिखाने का टाइम अभी आ गया है। इस समय आपकी क्या रूटीन रहनी चाहिए, इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे। क्योंकि इस समय तो आपको केवल पढ़ना, लिखना और खाना और सोना, ये 4-5 चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज़ आपके दिमाग में भी नहीं होनी चाहिए। तो उसी चीज़ को देखते हुए अब हम एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं अपने चैनल पर, जिसमें मैं आपको मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के और फिर केमिकल किनेटिक्स के। ऐसे जिन-जिन बच्चों का एग्ज़ाम है, वो सारे हमारे मॉडल क्वेश्चन चलते चले जाएँगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ समथिंग अबाउट द सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के बाद जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, दिस इज़ समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इस सॉल्यूशन में आपको क्या-क्या पढ़ना है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएँ। वैसे तो कई बच्चे कहेंगे सर हमने तो पूरे साल तैयारी करी है, और बट ये जो टाइम है 5-10 दिन का, अगर इस टाइम को बढ़िया से यूटिलाइज़ हम कर लें, बढ़िया से यूटिलाइज़ करने का मतलब ये होता है कि आप इफ़ेक्टिवली स्टडी कर लें। इफ़ेक्टिवली मतलब जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, पिछले 10-15 साल के पीवाईक्यूज़ में आपने चेक की हैं और वो बार-बार रिपीट हो रही हैं, तो उन चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ लें। दिस इज़ द मेन थिंग जो कि हम सब करने वाले हैं आज। तो सॉल्यूशन और रोल्स लॉ की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन में टॉपिक आता है, उसको हम बोलते हैं रोल्स लॉ। अभी रोल्स लॉ अपने को ध्यान रखना है, पढ़ना है, समझना है, न्यूमेरिकल करने हैं इसके। सर हमें थ्योरी तो पता है भाई, न्यूमेरिकल भी याद करने हैं भाई। वेपर प्रेशर कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन इनटू में वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। तो इसके जितने न्यूमेरिकल हम सब तैयार करेंगे उतना बढ़िया है इसको। तो हमने इसके न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं। रोल्स लॉ वोलेटाइल में लगता है और नॉन वोलेटाइल में लगता है, दोनों में लगता है। वोलेटाइल में भी लगता है और नॉन वोलेटाइल में भी लगता है। तो दोनों न्यूमेरिकल अपन को याद हो जाएं, ऐसा करके क्या मेरे को ठीक रखना है क्या, इस करके हमें तैयारी करनी है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों के केस में चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। प्लस अगर हम बात करें तो हेनरीज लॉ। अब हेनरीज लॉ की बहुत सारी चीजें हैं। हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन है, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन के साथ साथ उससे आगे क्वेश्चन है जो कि हमें याद करने हैं। तो, तो हेनरीज लॉ में वन ऑफ द फेवरेट थिंग इज इसकी एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन करनी है, जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके रूल्स पढ़ने हैं, इसके न्यूमेरिकल करने हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है इसमें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है केएच में। ये केएच की वैल्यू में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि केएच अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। केएच और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, केएच टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द फर्स्ट थिंग, दिस इज द सेकंड थिंग। टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच कम होगा। हाँ, हर गैस के लिए केएच क्या होता है, अलग अलग होता है। एंड इस कंडीशंस क्या है, एवरी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस केएच विल बी डिफरेंट डिफरेंट। तो ये जो हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स हैं स्पेशली, और वो जो न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द गैस डिसॉल्व इन अ लिक्विड। एक हम प्रेशर की जगह, मास की जगह मोल फ्रैक्शन भी लिखते हैं। एक हम प्रेशर की जगह सॉल्युबिलिटी भी लिखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। अब जब इसको कांस्टेंट करेंगे तो केएच आएगा। अब ये जो केएच की यूनिट है, इसको देख करके पता लगेगा, केएच की यूनिट देख करके पता लगेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है ना। तो इस चीज पे हमें ध्यान रखना है कि केएच की यूनिट कैसी है, उसके बेस पे हम इसका फॉर्मूला बताने वाले हैं। अगर मान लो मोल फ्रैक्शन की यूनिट तो 1 ही है, कोई यूनिट नहीं है, तो अगर मेरे पास केएच की जो यूनिट है वो बार में दे रखी है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा यहाँ पर जो अपना है प्रेशर है इज इक्वल टू केएच मोल फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की तो 1 होगी, तो केएच प्रेशर के बराबर आ गया। तो इसका मतलब प्रेशर की यूनिट क्या होगी, हमारे पास बार हो गई। तो ऐसे ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले।
दूसरी चीज जो अपन को सबसे इंपॉर्टेंट लगती है पूरे सॉल्यूशन के चैप्टर में, डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल। अब वो जो डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल है उस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। अब इसमें क्या क्या आप पढ़ सकते हो, इसमें आप पढ़ सकते हो कि मोलैरिटी अगर दी है, मोलैरिटी निकालनी है और अगर डेंसिटी दी है तो फॉर्मूला क्या है, तो डेंसिटी इंटू में परसेंटेज इंटू में 10 डिवाइड बाय मोलर मास। और अगर मोलैलिटी निकालनी है और हमें मोलैरिटी दी है तो फॉर्मूला क्या है, 1000 इंटू में मोलैरिटी अपॉन में 1000 इंटू में डेंसिटी माइनस में मोलैरिटी इंटू में मोलर मास, है ना। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं इसके अंदर स्पेशल डेंसिटी वाले क्वेश्चन, स्पेशल डेंसिटी वाले क्वेश्चन तो ये आपको अच्छे से याद होने ही होने चाहिए सॉल्यूशन में। बाकी मोलैरिटी मोलैरिटी नॉर्मेलिटी ये सब तो पता ही है। परसेंटेज बाय मास आ जाए तो उसका क्या मतलब होता है, मास ऑफ द सल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। इस चीज का हमें ध्यान लेकर के आगे चलना है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में से अपन को पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे बनाने हैं, ग्राफ कैसे बनेंगे, ग्राफ ठीक से कैसे हमें बनाना है, किसकी ग्राफ, किसकी ग्राफ, आप सोचो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ग्राफ अपन को क्लियर होने चाहिए, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनके ग्राफ क्या है, इनका फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एम, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये जो आई लगता है साथ में वेंट ऑफ फैक्टर, और वेंट ऑफ फैक्टर हम लगाना भूलते हैं पक्का। अगर क्वेश्चन में हमें एसोसिएशन डिसोसिएशन दिया है और अल्फा दिया है तो आई का 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन। तो ये जो चीजें हैं, ये जो फॉर्मूले हैं, ये आपको ध्यान में रहें। और डेल्टा टी भी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस में सॉल्वेंट, यहाँ भी गड़बड़ करते हैं हम, सोल्यूशन माइनस में सॉल्वेंट होता है। ऐसे ही अगर हम डेल्टा टी एफ निकाल रहे हैं तो वो क्या होता है, आई के एफ एम, ये हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ। और डेल्टा टी एफ हम जब निकालते हैं तो वो कैसे करते हैं, वो हम करते हैं सॉल्वेंट माइनस में सोल्यूशन, सॉल्वेंट माइनस में सोल्यूशन। इस चीज का भी हमें ध्यान में रखना है। एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, के बी क्या है एब्यूलोस्कोपिक, के एफ क्या है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आई की फॉर्मूला ध्यान से, इनकी डेफिनेशंस वेंट ऑफ फैक्टर की, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की, इनकी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल पेपर है भाई, एमसीक्यू थोड़ी है आंसर निकाला, थ्योरेटिकल पेपर है। इसलिए अपन को ये सब चीजें क्या होनी चाहिए क्लियर, पूरे आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस बता दो, ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन रोल्स लॉ में दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के लिए अलग अलग वेपर प्रेशर निकलता है। नॉन वोलेटाइल में हम केवल और केवल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं, सोल्यूट का नहीं निकाल सकते। वोलेटाइल में सोल्यूट का भी निकल जाएगा और सॉल्वेंट का भी निकल जाएगा, दोनों के निकल जाएंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं हम सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं ही। और आइडियल नॉन आइडियल पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, इनमें एग्जाम्पल स्पेशली, इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। और एक जो चीज हम भूल जाते हैं सोल्यूशन में वो होते हैं एजोट्रॉप्स, एजोट्रॉपिक मिक्सचर, ये पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन, ये है क्या, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है। ये दो तरह का होता है, मिनिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप्स का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस चीज को हमें ध्यान दे करके चलना है, इस चीज को हमें ध्यान दे करके रखना है, ठीक है। और वन ऑफ द सुपर इम्पोर्टेंट थिंग पूरे सॉल्यूशन में से वो क्या है, वो है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, IV इज इक्वल टू NRT। अब ऑस्मोटिक प्रेशर से फ्यूरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज टर्जर, टर्जर क्या है, टर्जर क्या है, वो जो सेल होते हैं सेल के अंदर इनसाइड प्रेशर डेवलप होता है तो उसको हम टर्जर बोलते हैं। ये चीज हमें पता होनी चाहिए थी। इसके एप्लीकेशंस हमें पता होनी चाहिए, एप्लीकेशंस मतलब कि कहाँ कहाँ पर हमारा ऑस्मोसिस यूज हो रहा है, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो इन चीजों का हमें छोटा छोटा क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। इस चीज को हम समझेंगे, अपनाएंगे, और फिर हमारे पास ये सब करने के बाद शुरू होता है, उसको बोलते हैं आप सबका फेवरेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं
तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाली चीज है? फेराडेज लॉ से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल फाइनल है। अब फेराडे लॉ से 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ने क्या बोला, सेकेंड लॉ ने क्या बोला। W इज इक्वल टू जेड क्यू, दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ हमें क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है कि ये दो सोल्यूशन है, दोनों में रोड लगी है। अब दोनों में जब रोड लगी है तो एक कितना अमाउंट में आयन क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, वो डिपेंड करेगा उसके इक्विवेलेंट वेट। This will depend on their equivalent weight. Amount of ion deposit at electrode is directly proportional to their equivalent weight. This is the second law of Faraday's second law of electrolysis. और एक क्वेश्चन आता है, आपको सीक्वेंस याद करनी है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने एक चार्ट में दिया है कि एनोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कौन जाएगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर हमेशा क्या होती है, रिडक्शन होती है। तो जो नीचे वाले हैं उन सब का रिडक्शन होने वाला है, जो ऊपर हैं उन सब की ऑक्सीडेशन होने वाली है सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, तो इस चीज को देख के हमें पता लगता है कि इस इलेक्ट्रोलिसिस मैकेनिज्म में ये चीज वहां पर डिपॉजिट होगी। एक्वस NaCl में पूछ लिया, एक्वस कॉपर सल्फेट में पूछ लिया, और स्पेशल पूछते हैं वह वो एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, माने कॉपर के इलेक्ट्रोड का यूज करके बताओ। तो यहाँ दोनों में ही कॉपर डिपॉजिट होता है, एनोड पे भी और कैथोड पे भी। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। फेमस फार्मूले हैं भाई, फेमस आप सबके, V इज इक्वल टू IR। और दूसरा फार्मूला क्या है? दूसरा फार्मूला आप समझते हैं, आपके सामने आता है, उसको हम बोलते हैं आपका V इज इक्वल टू IR। एक तो ओम्स लॉ हो गया, और एक दूसरा फार्मूला आता है वो होता है R इज इक्वल टू 1/G। 1/G मतलब कंडक्टेंस। R is equal to rho length by area. Lambda equivalent is equal to kappa into में 1000 upon में normality. Lambda m is equal to kappa into में 1000 upon में molarity. upon में molarity. तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद है कि नहीं? लैम्डा m इनफाइनाइट माने डेल्यूशन, डेल्यूशन पे मोलर कंडक्टिविटी कैसे होती है? ये होता है हमारा लैम्डा m इनफाइनाइट, लैम्डा m इनफाइनाइट। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। और जैसे जैसे हम डेल्यूशन करते हैं वैसे वैसे लैम्डा एम की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ता है, जी बढ़ता है, कापा कम होता है। ये क्वेश्चन कितनी बारी पूछ लिया, क्योंकि कापा डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस इन अ स्पेसिफिक एरिया, और ये सब डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ आयंस इन अ होल सॉल्यूशन। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या है? ई नॉट कैथोड रिडक्शन, ई नॉट एनोड रिडक्शन। ठीक है, और जी स्टार वो पीछे रह गया, सेल कांस्टेंट लेंथ अपॉन में एरिया। नस्ट इक्वेशन क्या है? ई नॉट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n लो ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय रिडक्शन। अभी फॉर्मूला तो याद रहता है, बट वो पावर में भी लगाना है, दोनों की पावर बैलेंस होनी चाहिए। जो हम मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट वो पावर में चला जाएगा, इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस में NF E0 सेल, ये चीज हमें ध्यान में रखनी। गिब्स फ्री एनर्जी से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ चल रहा है अभी। और गिब्स फ्री एनर्जी हमने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा है, इसका NRT लॉ केसी, लॉ केसी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हमने वहां पर भी पढ़ा है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे मेन बात वो है कोहलार्स लॉ, कोहलार्स लॉ। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ, यहाँ पढ़ते हैं कोहलार्स लॉ। इसमें हम क्या निकालते हैं? लैम्डा इनफिनिट निकाल। लैम्डा इनफिनिट का मतलब, लैम्डा इनफिनिट का मतलब अपन निकालते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डिल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैसी होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालने के लिए, बताने के लिए हमें बताते हैं। तो हम प्लस करते हैं, 3 दे रखी होती है वैल्यूज, चौथी हमें निकालनी होती है, किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, इस चीज का हम ध्यान दे करके चलेंगे, और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वहां से आएगा। ठीक है, और प्लस हमारे पास सेल्स हैं, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, फ्यूल सेल। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल आता ही आता है, आ ही रहा है, हर बार ही आ रहा है। प्राइमरी सेल में अगर आप चेक करेंगे ड्राई सेल है, मर्करी सेल है। तो ये सेल की बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस सेल में कौन सा मटेरियल एनोड है, किसमें कैथोड है, कौन सा सॉल्यूशन उसमें हमने ऐड किया है। ठीक है,
तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी स्टडी के दौरान कंटिन्यू करेंगे तो आपकी बात बनने वाली है, मार्क्स हमारी अच्छे आने वाले हैं। तो अभी ये पूरा सीक्वेंस में हमारी ये सीरीज चलेगी। रोज मैं हर एक लेसन्स के मेन क्वेश्चंस, अभी तो जस्ट मैंने टॉपिक बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपको बस आएगी, जल्दी ही आएगी, विद इन 12 आवर्स के अंदर अंदर ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। उसमें हम मेन क्वेश्चन पढ़ेंगे, फेमस क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। फेमस क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई जितने भी हैं, पिछले 20 साल के देख लें, है ना, फेमस क्वेश्चन इसके जितने हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक के भी, इनऑर्गेनिक के सारे पढ़ेंगे। जब तक आपकी केमिस्ट्री का पेपर नहीं होता, फिजिक्स का चलो जैसे तैसे होना था हो गया, आप केमिस्ट्री की तैयारी डे 1 से हम सब शुरू करेंगे। डे 1 से उसकी प्रिपरेशन में लग जाएंगे, किसी चीज की कसर नहीं छोड़ेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो आप सबके इंफॉर्मेशन के लिए बतानी थी। नेक्स्ट आपसे मुलाकात होती रहेगी अब आगे। ऐसी केमिकल काइनेटिक्स लेकर आएंगे, ऐसे ऑर्गेनिक के शॉर्ट ट्रिक्स लेकर आएंगे, मैकेनिज्म लेकर आएंगे, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर लेकर आएंगे। तो आगे हम बात करेंगे। तो अभी इतनी छोटी सी वीडियो को यहीं पर विराम देते, नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।